हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य 120 सीरीज में। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आवर स्ट्रेटजी फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री. So our strategy for history has been driven by the PYQs, and we have analyzed the themes, trends, patterns, and we have analyzed the PYQs in a most holistic manner so that we can arrive at a strategy which is practical and can be followed by everybody. है ना? तो सबसे पहले हमने टॉपिक्स कुछ इसमें सेलेक्ट किए हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ PYQs हमने वो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं. और हम सोर्सेज भी डिस्कस करेंगे कि एमैक के लिए क्या सोर्सेज होने चाहिए, मॉडर्न के लिए क्या सोर्सेज होने चाहिए. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर, दोनों सेक्शन मिला के. उसमें से कम 10 क्वेश्चन आपके डुएबल होते हैं. ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके डुएबल हैं. 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डुएबल नहीं होते हैं, है ना, जो मेरे जैसे बच्चे भी नहीं कर पाते, जिनके पास JRF भी है ना, और जिनका ऑप्शनल भी आपका हिस्ट्री है, उनसे भी नहीं हो पाते ये क्वेश्चन. 4 से 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही पड़ते हैं. हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको छोड़ने पड़ेंगे. ठीक है, तो एनालाइज करते हैं. बाकी हेयर इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी. माय नेम इज़ विकास शर्मा एंड हेयर इज़ माय मार्कशीट ऑफ 21, 22, 23 एंड माय एडमिट कार्ड ऑफ 25 एंड हेयर इज़ माय JRF ऑफ हिस्ट्री. है ना, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री की वीडियो बना रहे हैं हम लोग, तो मेरे पास JRF भी है, तो थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी भी है, क्रेडिबिलिटी भी है. तो क्वेश्चंस एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछा है राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, राजा राम मोहन रॉय से क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की कैटेगरी में. ये एक टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो आपको पढ़ना होता है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ही प्रपोज्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट. ठीक है, हो सकता है पॉजिटिव चीज़ है, हो सकता है हो. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. ऑब्वियस सी बात है भाई, पॉजिटिव चीज़ है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. बाकी आपको ये पढ़ना है. राजा राम मोहन रॉय ने जो भी लिखा है NCERT का स्टेटमेंट है ये, और आपकी लूसेंट में भी दे रखा है, तो दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही होने चाहिए. बाकी अपन जो है सोर्सेज में से पढ़ेंगे, पर अभी अपन थीम देख रहे हैं. PYQ में थीम क्या निकल कर आई है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की एक थीम निकल कर आई है, जिसमें राजा राम मोहन रॉय जो है इम्पॉर्टेंट की फिगर है, जो कि टॉर्च बियरर थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के इंडिया में. तो वो इम्पॉर्टेंट होगा, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो गई और आपकी थीम इंपॉर्टेंट हो गई, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. सेकेंड है आपका मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन है. ठीक है, एक अर्घट करके एक टूल हुआ करता था, अर्घट इरिगेशन डिवाइस हुआ करता था. उसको क्या था, मतलब उसका क्या यूज़ था, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता था, ये आपकी NCERT में भी दे रखा है. ठीक है, आपकी लूसेंट में भी दे रखा है, और ये क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा जा चुका है. UPSC ने प्रीवियसली इसको पूछ रखा है, तो ये PYQ रिपीट भी है ना, और ये NCERT में भी डिटेल में दिया हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14. ये जो टाइटल्स हैं आपके, विच जो आपका विचित्रा चित्ता है, आपका गुण भरा है आपका, और ये सब चीज़ें है ना. अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? UPSC ने 2024 के मीन्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है. आप वो क्वेश्चन पेपर देखेंगे मीन्स का, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है वो यहाँ से लिंक हो रहा है. 2024 में मीन्स में क्वेश्चन पूछा, 2025 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया, सेम थीम है ना. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप मीन्स का भी पेपर देखो एक बार, और वहाँ से भी एक लिंकेजेस बनाओ कि कौन सी थीम है. एग्जामिनर सेम रहता है ना, एग्जामिनर जो है ना वो एक ही है, वो एक ही आदमी है, वो आपका मीन्स का भी पेपर बना रहा है, वो आपका प्री का भी पेपर बना रहा है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं. ये भी आपका लूसेंट में भी दे रखा है और आपकी NCERT में भी दे रखा है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ये पल्लवा किंग था, शायद पल्लवा किंग है, वहाँ से क्वेश्चन है, पल्लवा डायनेस्टी से उनकी ये टाइटल्स है. ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है फाहियान से. जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे वो किस रूलर के टाइम पीरियड में आए थे, वो आपको पता होना चाहिए. ये भी आपका लूसेंट में भी दे रखा है और NCERT में भी दे रखा है. थीम क्या है? थीम सिंपल है. थीम जो भी ट्रैवलर्स थे इंडिया में, जो ट्रैवलर्स आ रहे थे, चाहे वो आपके चाइनीज़ हों या फिर आपके अरब ट्रैवलर्स हों, इब्न बतूता हो आपका, ठीक है, या फिर आपका कोई भी पारबोसा हो, है ना, जितने भी आपके ट्रैवलर्स थे, या तो वो विजयनगर के टाइम पे आए होंगे,
ये एक थीम इम्पॉर्टेंट है ना, कि जितने भी ट्रैवलर्स बाहर से भारत में आए हैं, जिन्होंने भारत की किसी भी डायनेस्टी को ऑब्जर्व किया है, उनके बारे में आपको एक आइडिया ब्रीफ में होना चाहिए, है ना। तो ये एक अपनी इम्पॉर्टेंट थीम हो गई, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब इसको पढ़ना कहाँ से है, कहीं से ही पढ़ सकते हो आप, या लूसेंट से पढ़ लो या आप एनसीईआरटी से पढ़ लो। ठीक है, दोनों में ये मेंशन है। फिर आपका क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले बॉयकॉट किया गया था लॉ कोड्स को एंड फॉरेन क्लोथ्स को, ऑब्वियस सी बात है किया होगा। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, हाँ भाई ये तो गांधी जी का नियम था कि नॉन वायलेंस अगर आप फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था 1922 में, फेब में शायद ये हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है विड्रॉ कर लिया था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस की बात करी गई होगी, है ना। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स ओनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, ठीक है। रिटेंशन शायद मेरे हिसाब से उन्होंने जो है जो टाइटल्स थे उनको छोड़ दिया था शायद, मेरे हिसाब से, पता नहीं अभी इस स्टेटमेंट के बारे में अभी मैं श्योर नहीं हूँ, पर इसको बाद में देख लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, है ना। क्योंकि जब हम ये मतलब आपका जो नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं, इसको बॉयकॉट कर रहे हैं लॉ कोर्ट्स को, तो कहीं ना कहीं तो डिस्प्यूट्स को सेटल करना पड़ेगा, है ना। तो वो सेटल कहाँ करेंगे, हम अपनी पंचायत खोल सकते हैं। लॉजिकल, बाय लॉजिक वी कैन अराइव कि भाई अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो चौथा स्टेटमेंट सही हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। तो ये तीसरे वाले स्टेटमेंट में हमको थोड़ा सा डाउट है। बाकी जब आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ोगे अपनी स्पेक्ट्रम की किताब से, तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, थीम्स। अब ये मॉडर्न में क्या थीम हो गई इंपॉर्टेंट, कि जो भी आपकी मूवमेंट्स हुई हैं, जितनी भी आपकी मूवमेंट्स हुई हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आपकी स्वदेशी मूवमेंट हो, है ना, स्वदेशी मूवमेंट जो हुई थी वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट पता होनी चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट जो चार इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर कौन से प्रोग्राम्स हुए हैं वो पता होने चाहिए आपको, इनके लीडर्स कौन थे वो पता होने चाहिए, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। मूवमेंट आपकी एक इम्पॉर्टेंट थीम हो गई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और क्या क्या क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन हो गया जो मैं बोल रहा था कि भाई कोई आदमी जीआरएफ है जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री है, कुछ भी है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा। ये पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से लेकर आया है इसको, विष्णु दिगंबर पलुस्कर को, कि भाई इन्होंने जो है कहाँ पे गंधर्व महाविद्यालय सेटअप किया था। इसका आंसर जो है लाहौर है, ऑड वन आउट, है ना। अभी इसमें हम बोलते हैं ऑड वन आउट। ये एक टेक्निक होती है पीवाईक्यू सॉल्व करने की, कि भाई जो आपको लग रहा है कि भाई अननोन चीज़ें हैं, अगर जैसे आपका गंधर्व महाविद्यालय आपने कभी सुना नहीं होगा, किसी ने भी नहीं सुना ये गंधर्व महाविद्यालय क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन आपने कभी नहीं सुना वही ऑप्शन सही होगा। ये होता है एक तरीका इसका सॉल्व करने का। हालांकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में छोड़ देना चाहिए। हम जैसे बच्चे जो जेआरएफ क्वालिफाइड है हिस्ट्री में, जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री है, हम जैसे बच्चे भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आते हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेनी है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अशोकन इंस्क्रिप्शन ये है सजेस्ट करता है कि युक्ता, राजुका और प्रदेशिका, ये जो ऑफिशियल्स थे वो कहाँ के थे, क्या वो विलेज लेवल के थे या सेंट्रल लेवल के थे, प्रोविंशियल लेवल के थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल के। ये भी आपका सिंपली आपकी लूसेंट में भी मेंशन्ड है और आपकी जो है एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। थीम इंपॉर्टेंट है, थीम क्या हो गई, अशोका के इंस्क्रिप्शन एक थीम हो गई, है ना। अशोका के आपको इंस्क्रिप्शंस पढ़ने हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके ओरिजिनल नेम्स, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट थीम हो गई। ये आपने पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट थीम बाहर निकाल ली कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन जो है भविष्य में यूपीएससी पूछ सकता है आपसे, है ना, कि भाई कौन से ऑफिशियल्स हैं। अभी उन्होंने पूछा है अशोकन ऑफिशियल्स, कल को वो पूछ लेंगे कि चोला के कौन से ऑफिशियल्स थे, वो भी आपको पता होनी चाहिए, थोड़े बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, गुप्ता का भी आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये एक थीम पता चल गई, इस तरीके से आपको थीम को एनालाइज करना है। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ये चोला एक इम्पॉर्टेंट थीम है ना। यूपीएससी में दो चार इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं, उससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। या तो विजयनगर से एक क्वेश्चन आएगा, है ना, एक क्वेश्चन आपका संगम से आएगा, संगम एज से, एक क्वेश्चन आपका चोला से आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका अशोका से आ सकता है ना, एक क्वेश्चन आपका अकबर से आ सकता है। ये सब ना इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, यूपीएससी इन थीम्स के अराउंड जो है क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए।
कि ये कौन सा रूलर हो सकता है जिसने अपना इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया। वो चोला रूलर्स थे, ठीक है। हालांकि जब आप एनसीईआरटीज और लूसेंट पढ़ोगे तो आपको ये फैक्ट वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी आपको थीम एनालिसिस करनी है कि आपको साउथ में कौन सी जो है, जो आपकी डायनेस्टीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कई बच्चों ने इस बार जो है छोड़ा था। ये एक मैपिंग का क्वेश्चन है ना, मैपिंग का क्वेश्चन है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन मैपिंग के आ रहे हैं। मैपिंग के कैसे आ रहे हैं कि जो भी साइट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट जो भी साइट्स होती हैं, चाहे वो आईबीसी की साइट हो या फिर आपकी जो है वैदिक एज की साइट हो, है ना, अशोकन इंस्क्रिप्शन की साइट हो, या फिर आपके इंपॉर्टेंट जो किंगडम्स हैं उनकी साइट्स हो, उनकी कैपिटल की साइट्स हो, है ना, तो वो आपके वो क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं मैप के थ्रू, है ना। वो आपको मैप में प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी की एक फ़ाइल है, एनसीईआरटी की एक फ़ाइल हम लोगों ने प्रिपेयर की है जिसमें सारे के सारे मैप्स जो हैं कंपाइल कर रखे हैं हमने, ठीक है। उसको हम आप अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप एक बार डाउनलोड कर लेना। उसमें सारे के सारे एनसीईआरटी के मैप्स हैं जिसमें वही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के मैप्स के अलावा आपको और कोई मैप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहीं से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हालांकि देखो क्या है ना, कौशल, अब कौशल आपको इसलिए पता होना चाहिए कि भाई कौशल उस टाइम पे अयोध्या बहुत न्यूज़ में था। अयोध्या जो है आपके जो है श्री राम से लिंक है, श्री राम से लिंक है, ठीक है। और राम जो है, श्री राम जो हमारे हैं अयोध्या में जो विराजमान है, वो सरयू नदी के किनारे है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कौशल और सरयू का जो है एकदम करेक्ट दे रखा है। तो ये अगर आपको थोड़ी सी भी अवेयरनेस है तो ये आपका स्टेटमेंट आप इसको सही मानोगे। दूसरा स्टेटमेंट आपका है अस्मका। अस्मका कहाँ पे पड़ता है, गोदावरी में पड़ता है क्या? कंभोज कहाँ पड़ता है, अवंती कहाँ पड़ता है? अब अवंती जो है वो आपका शायद मेरे हिसाब से एमपी में है। एमपी में उज्जैन के आसपास जो है आपका अवंती पड़ता है, अवंती किंगडम। तो वो महानदी पे तो नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस तरीके से वैसे आप मैप पढ़ोगे तो आपको डिटेल में इसकी चीज़ समझ आ जाएगी। थीम क्या निकल कर आई? थीम निकल कर आई कि भाई साइट्स पढ़नी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आईबीसी हो गई या फिर और भी कोई साइट्स हो गई, जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस हो गए या फिर किंगडम्स हो गए, उनकी कैपिटल्स हो गई, वो आपको साइट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 2025 में 2 क्वेश्चंस आए थे। अब ये स्टेटमेंट क्या है? कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि स्वराज जो है हम बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस अचीव कर लेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हाँ, तो ये बात सही है, शायद ये स्पेक्ट्रम में मेंशन्ड है कि स्वराज जो है हमने, गांधी जी ने बोला था कि हम 1 साल में स्वराज ले लेंगे अगर हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया तो। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडेंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression। अब ये स्टेटमेंट जो है ना वो काफ़ी मतलब मतलब आपके कुछ यूट्यूबर्स जो हैं इस स्टेटमेंट को गलत मान रहे हैं, पर ये स्टेटमेंट सही है। गांधी जी ने प्लानिंग की थी कि बाद में अगर चौरी चौरा नहीं हुआ होता तो हम लोग इसको प्लान कर रहे थे, है ना। हम रिफ्यूज़ल ऑफ नॉन टैक्सेस करने वाले थे, टैक्सेस का पेमेंट नहीं करते हम लोग, और जो आपकी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है वो लॉन्च होने वाली थी इसी की सेकेंड स्टेज में, अगर हमको स्वराज नहीं मिलता तो। पर क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया और ये पूरी की पूरी मूवमेंट ट्रिपल डाउन हो गई और मूवमेंट ख़त्म हो गई। तो ये आप जो है आपकी स्पेक्ट्रम बुक में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, जब आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ोगे तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें मैंशनड है, ठीक है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम एक बार। अब ये क्वेश्चन ये भी शायद 2025 में पूछा गया है यूपीएससी ने, है ना। इसमें क्वेश्चन क्या है? सेडिशन हैज़ बिकेम माई रिलीजन, ये गांधी जी ने कब बोला था, ये भी मेंशन है स्पेक्ट्रम में। अब आपकी मोहनजोदारो की जो डांसिंग गर्ल है वो किस जो है एलिमेंट से बनी हुई है, ये बताना है आपको। क्या गोल्ड की बनी है, ब्रॉन्ज की बनी है, क्ले बनी है, या फिर इसकी बनी हुई है? तो ये तो सिंपल चीज़ है। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है पॉपुलर ही थी ब्रॉन्ज के लिए। तो ये आपको पता चल गया कि एमएक मतलब जो आर्ट एंड कल्चर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। स्कल्पचर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको थीम पता चल गई कि एक ये थीम है। स्कल्पचर से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्कल्पचर्स के जो स्कूल्स होते हैं, जो 3 स्कूल्स हैं आपके, मथुरा स्कूल हो गया आपका, ठीक है, गांधारा स्कूल हो गया आपका, ठीक है, और एक आपका अमरावती स्कूल हो गया। ये 3 स्कूल्स बहुत पॉपुलर हैं स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स के लिए, तो इनसे भी यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है।
तो ये मतलब कोई शॉकिंग नहीं है कि यूपीएससी ने इस बार जो है एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर से। तो ये स्कल्पचर एक इम्पॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा। अब ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था कि जो 4 से 5 क्वेश्चन जो छोड़ने वाले होते हैं ना, उसी का पार्ट है ये मॉडर्न में आपको छोड़ने वाला क्वेश्चन था इस बार, क्योंकि ये मुश्किल है कि आपने कहीं पढ़ा हो। ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, कहीं और से यूपीएससी ने पता नहीं कहाँ से इसको निकाल के लाया है, ये स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं है, तो ये आपको क्वेश्चन छोड़ने वाला है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है वो है कि पोर्चुगीज़ ने इंडिया में कौन से जो है आपके फ्रूट्स या फिर यूँ कहें कि किसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये यूपीएससी ना कई बार रिपीट कर चुका है इस थीम को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट थीम है कि जो यूरोपियंस बाहर से आए थे, तो इंडिया में इंडिजीनियस चीज़ क्या है और कोई चीज़ बाहर से कौन सी आई है। तो ये आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये थीम हो गई आपकी इंपॉर्टेंट, है ना। ज़रूरी ये नहीं है कि इसमें से कौन सा सही है, मुझे पता है कि नहीं पता है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको थीम पता है या नहीं पता है। थीम का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरीके से और क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको साइट वाला बता रहा था, साइट वाला क्वेश्चन ये रहा। इसी तरीके से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके साइट्स के आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन अगर ये शायद 2024 में यूपीएससी ने पूछा है, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2023 में पूछ रखा है। अगर आपने वो 2023 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होता अच्छे से, तो आपकी चंद्रकेतुगढ़ वाली साइड तो है तुरंत वहीं की वहीं डेसिफर हो जाती, इनाम गांव भी हो जाती, फिर आप बचते 2 साइड्स के साथ में। ये दोनों साइड जो थी जो यूपीएससी ने नई पूछी हैं, ठीक है, पर आप 2 साइड्स को उसमें से डिस्कवर कर लेते कि इन दोनों में से कौन सी साइड सही है, कौन सी साइड सही नहीं है ना। चंद्रकेतुगढ़ मेरे हिसाब से उड़ीसा में नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा पहला वाला। अब बचते हैं हम 2, 3 और 3, 4 के साथ, ठीक है। अब 2 देख लेते हैं। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है, चालकोलीपक साइट है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। यूपीएससी ने शायद 2023 में पूछ रखा है या 2021 में पूछ रखा है इसको, पर ये है पीवाईक्यू। ये दोनों साइट्स जो है पीवाईक्यू में आई हैं। सबसे पहले अपन को थीम पता चल गई। थीम क्या है कि आपको साइट्स, इंपॉर्टेंट जो भी साइट्स हैं वो पढ़नी है, मैप से पढ़नी है, एनसीईआरटी के मैप से पढ़नी है, सीधी बात, ठीक है। और उसके अलावा ये देखना है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया में कॉर्नवेलिस जो कि आपके गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था रेवेन्यू कलेक्शन। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ये एक थीम हो गई जो कि इम्पॉर्टेंट हो गई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको तीनों पढ़ लेने हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी पढ़ना है, रैयतवारी भी पढ़ना है और महलवारी भी पढ़ना है। तीनों सेटलमेंट में ये पढ़ना है कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, किसने कब इम्प्लीमेंट किया और कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। इस तरीके से आपको थीम को एनालाइज करना है, ठीक है। अब फिर ये भी क्वेश्चन एक, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन या तो आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन ना किसी को पता नहीं होते, या फिर आप लॉजिक लगा के इसको सही कर सकते हो। अगर आप में थोड़े से गट्स है तो आप इसको लॉजिकली भी सही कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ते हैं कि देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद्स, है ना। अब ये कह रहा है कि देयर आर नो पैरेबल्स। अब ये शायद अगर आपने हिंदी में पढ़ा होता है स्टेटमेंट तो आपको समझ आ जाता कि ये क्या कहना चाह रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट है उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन दी पुरानाज। तो ये आपको लॉजिकली, ये तो देखो खैर क्या है, आपकी लूसेंट में भी मेंशन है कि पुरानाज पहले लिखे गए थे कि आपके उपनिषद पहले लिखे गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो लॉजिक की बेसिस पे एलिमिनेट हो जाएगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि देयर आर नो पैरेबल्स इन दी उपनिषद, क्योंकि किसी ने भी पूरे उपनिषद पढ़ नहीं लिए हैं, सबको समझ नहीं लिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, गलत होने की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप 50-50 पे तो अराइव कर जाओगे, ठीक है। अगर आपने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा होगा एनसीईआरटी में या फिर लूसेंट से, तो आप उसको सही कर लोगे, ठीक है। और हाँ, जो मैं थीम की बात कर रहा था, ये एक थीम होती है। थीम मतलब यूपीएससी हर साल विजयनगर से एक क्वेश्चन पूछती है, एक चोला से पूछती है ना, या अकबर से पूछ सकती है, या अशोका से पूछ सकती है। ये इंपॉर्टेंट जो है रूलर्स कुछ होते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट जो आपकी डायनेस्टी है वो यूपीएससी की फेवरेट है, एग्जामिनर्स की फेवरेट यूपीएससी की ये चीज़ें हैं, ये यूपीएससी हर बार पूछ लेता है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, कृष्णदेव राय एक पॉपुलर रूलर है, बहुत ही पॉपुलर है, यूपीएससी को बहुत पसंद है कृष्णदेव राय। तो केडीआर जब आपको दिखेंगे किसी भी आंसर में, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 90% वो आंसर सही होने वाला है ना। केडीआर अगर आपको दिख जाए किसी भी ऑप्शन में, तो वो 90% प्रोबेबिलिटी उसकी होती है कि वो सही होगा।
हालांकि मतलब जो आप ये स्टेटमेंट दे रखा है ये आपके लूसेंट में भी दे रखा है और आपकी स्पेक्ट्रम में भी दे रखा है, उसको आप वहाँ से पढ़ लेना, उससे आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पर मतलब मैं एक थीम की बात कर रहा हूँ, कि थीम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि कौन सा किंगडम कौन सा रूलर जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो थीम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, वो मैं बता रहा था ना कि भाई एक्चुअली कौन सा नेटिव है। ऊपर हमने पढ़ा था 2025 में वो क्वेश्चन पूछा गया है पपाया वाला, फिर से रिपीट हो गया था ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर उन्होंने 2025 में ही पूछ लिया। तो इसलिए PYQs को जो है आपको धुनना है, PYQs को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, PYQ से एक तो थीम निकालनी है, और अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको कर लेना है। उसके अलावा और कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने। अब एक क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, ये भी मतलब मैंने थीम के लिए यहाँ पे डाल रखा है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ था, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है फ्रॉम 1773 टू 1947, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसमें क्या हुआ वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक इंपॉर्टेंट थीम ये आ गई आपकी, जो आपकी लिटरेचर है, लिटरेचर भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है ना। लिटरेचर कैसे इंपॉर्टेंट थीम है, कि जितनी भी लिटरेचर्स, जैसे गुप्ता पीरियड में अगर कोई लिटरेचर लिखी गई होगी पॉपुलर होगी। ठीक है, संगम एज में कोई लिटरेचर लिखी गई है वो पॉपुलर होगी, है ना। जो आपकी पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी है वो इंपॉर्टेंट हो गई, है ना। इस तरीके से आपके स्कॉलर्स आपको पता होने चाहिए, उनकी बुक्स पता होनी चाहिए, भाषा ने कौन सी किताब लिखी है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम हो गई कि आपको लिटरेचर भी करनी है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये वही मैं आपको साइट्स का बता रहा था। साइट्स में पोर्ट्स भी आते हैं आपके, है ना, पोर्ट्स आते हैं साइट्स में, आपके टेम्पल्स आ जाते हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन आ जाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी साइट्स में आ जाएंगी, है ना। मुचरी, आपका पूमपुहर और ये आपकी कोरकई, ये क्या है, पोर्ट्स हैं कि कैपिटल सिटीज़ हैं, क्या है, आपको ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सिंपल सिंपल चीज़ है, इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, अब ये धन्य कटक कहाँ पड़ता है, ये भी आपका साइट वाला क्वेश्चन है। ये भी आपका एनसीईआरटी की जो मैप का जो सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम जिसकी पीडीएफ अपलोड करेंगे, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं कि भावभूति जो है, अस्थि मल्ला जो है और ये क्षेमेश्वरा है, ये क्या थे। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है कि भाई ये फिलोसोफर्स थे, प्ले राइट्स थे, कौन थे ये लोग, है ना। अब इसी तरीके से आपका मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स हुए थे 1919 के, वो आपको पता होना चाहिए। वही थीम कि भाई जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, जो 1773 से 1947 तक, उससे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन, जो मैं छोड़ने वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा था, सेंट जेवियर की जो चर्च बनी है गोवा में, उससे ये क्वेश्चन आया था। ये शायद 2021 का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ना है, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, इसको दूर से प्रणाम कर लेना। ठीक है, एग्जाम में जब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसको आपको दूर से प्रणाम करना है। और जो मैं बात कर रहा था हिस्टोरिकल प्लेसेस की, साइट्स की, है ना, ये पूछ रखा है चंद्रकेतुगढ़ 2021 में। अगर आपने 2021 का पेपर लगाया होता तो आपका 2025 का जो चंद्रकेतुगढ़ वाला क्वेश्चन है, वो 2024 वाला वो आपका सही हो जाता। तो इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप PYQs को अच्छे से सॉल्व करें, उसमें से थीम को एनालाइज करें कि थीम कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको उसी थीम को प्रिपेयर करना है डिटेल में। ठीक है, डिटेल में उस थीम को प्रिपेयर करना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट कर रखे हैं एमैक के लिए। एमैक क्या है, आपका एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, है ना, एमैक, इसको मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली बोल देते हैं एमैक। अब इसमें इंपॉर्टेंट है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, अशोका। अशोका में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके एडिक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या था, इंस्क्रिप्शन कौन से थे, इसके 13 मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस कौन से थे, वो 8 जगह पे कौन सी पे प्लेस्ड थे, धौली में प्लेस्ड थे, धौली कहाँ पड़ता है, ठीक है, कलसी कहाँ पड़ता है, यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है, फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ यूपीएससी, है ना। एमैक में आपका एक क्वेश्चन 100% आपको बुद्धिज्म या जैनिज्म से मिलने वाला है। अब इसमें बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स मतलब कि भाई हीनयान क्या होता है, महायान क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैनिज्म के दो जो है डिवीज़न कौन से हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इनकी लिटरेचर वगैरह आपको पता होनी चाहिए, इसका एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में क्या पढ़ना है, लिटरेचर, जितनी भी साइंटिफिक लिटरेचर लिखी गई है, रिलीजियस लिटरेचर लिखी गई है, उनके ऑथर कौन है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ वो पता होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसमें टेम्पल्स बहुत बिल्ड हुए थे गुप्ता पीरियड में। ठीक है,
इसमें पेंटिंग्स बहुत हुई थी, है ना, पेंटिंग्स हुई थी, अप्सरा पेंटिंग आपने सुनी होगी, है ना, अप्सरा पेंटिंग। तो इस टाइम पे पेंटिंग भी बहुत पॉपुलर थी गुप्ता पीरियड में, तो वो पता होनी चाहिए आपको। फिर आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है संगम एज। अब संगम एज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको इसका पॉलिटिक्स पता होना चाहिए। पॉलिटिक्स मतलब कि इसमें चेला जो आपके चेरा थे और चोला थे और आपके पांड्यास थे। अब इसकी लोकेशन क्या है इंडिया में, मतलब जो आपके पांड्यास थे वो कहाँ लोकेटेड थे, चोलास कहाँ थे और आपके चेरास कहाँ थे। चेरास मुझे लगता है कि जो केरल वाला एरिया था वहाँ चेरास थे, पांड्यास आपके यहाँ थे तमिलनाडु वाले एरिया में, और चोला आपके जो चोलास थे वो थोड़े से ऊपर थे। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों प्लेस्ड थे साउथ इंडिया में। इनकी लिटरेचर आपको पता होनी चाहिए कि संगम लिटरेचर कौन सी है, संगम लिटरेचर जो है किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तमिल में लिखी गई है क्या, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिटरेचर कौन सी है, बेसिक्स आपको इसके पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो साउथ के कुछ किंगडम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। साउथ के किंगडम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पल्लवा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेम्पल जो है फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चोलाज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इनके टेम्पल बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए आपको चोला भी पढ़ने हैं, पल्लवाज भी पढ़ने हैं, फिर आपको विजयनगर भी पढ़ने हैं मिडिवल इंडिया में। फिर आपकी साइट्स, साइट्स एक इंपॉर्टेंट थीम है। साइट्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, पोर्ट्स पढ़ने हैं, आईवीसी की साइट्स पढ़नी है, इंस्क्रिप्शंस पढ़ने हैं, टेम्पल्स पढ़ने हैं, है ना। एनसीईआरटी का जो मैप का मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, वो आपको अच्छे से पढ़नी है, उसको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से प्लॉट कर लेना, बार बार रिवाइज कर लेना। 1 से 2 क्वेश्चन आपके उसी से सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपकी मिडिवल इंडिया में जो है दिल्ली सल्तनत पढ़नी है आपको अच्छे से। सबसे पहले तो आपको बेसिक एक टाइमलाइन पता होनी चाहिए, है ना, कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब आया, फिर उसके बाद इल्तुतमिश कब आया, फिर रज़िया सुल्तान कब आई, फिर बलबन कब आया, है ना, फिर अलाउद्दीन खिलजी कब आया, फिर आपका मोहब्बत बिन तुगलक कब आया, फिर आपका फिरोज शाह तुगलक कब आया। फिर आप मतलब ये जो टाइमलाइन है ना वो आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद इसमें सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्या पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से रिफॉर्म्स किए, है ना, इसने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से रिफॉर्म्स किए, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से रिफॉर्म्स किए, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या किए थे, सोशल रिफॉर्म्स क्या किए थे। ये सब चीज़ें आपको बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए, है ना। पता कहाँ से करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लो या तो आप, ठीक है, या फिर आप पढ़ लो लूसेंट, इन दोनों में से आपको मिल जाएगा, कहीं से भी, दोनों में से किसी भी जगह से आप पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा। फिर आते हैं आपके मुगल्स। मुगल्स में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री सबसे पहले, कि सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले आए बाबर, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर, अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन आया आपका शाहजहां, शाहजहां के बाद कौन आया आपका औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है सिस्टम, तो वो आपको पता करना है। फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री इनकी पता करनी है, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसी चलती थी। फिर इसके बाद इसकी सोशल हिस्ट्री, सोशल मतलब रिलीजियस हिस्ट्री, जो अकबर ने बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई थी, जैसे दीन इलाही जो पॉलिसी थी अकबर की, वो क्या थी, वो आपको ब्रीफ में पता होनी चाहिए। मेंस में भी आपको हेल्प कर देगी, है ना। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार सोच लेना कि मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है मुगल से, ठीक है। फिर आपकी इंपॉर्टेंट थीम है विजयनगर। विजयनगर में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सबसे पहले किंगडम्स पता हो कि भैया जो साउथ में किंगडम्स थे, विजयनगर के साथ और कौन से किंगडम थे। विजयनगर और बहमनी की लड़ाई क्यों चल रही थी आपस में, तुंगभद्रा जो है वो रिवर क्यों डिस्प्यूटेड थी दोनों के बीच में। फिर इनका जो है टेम्पल बिल्डिंग, टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, ठीक है, कृष्णदेव राय बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत आए थे, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है, इसके अंदर आपको जाके डिटेल में पढ़ना है। फिर आपके सूफ़ी और भक्ति जो सेंट्स हैं, जो सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट हुई थी, वो भी आपको पढ़नी है एक बार डिटेल में जाके। फिर आपके मॉडर्न इंडिया में क्या क्या थीम्स हैं, सबसे पहले तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ये इंपॉर्टेंट है ना। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है कि पोर्चुगीज़ जो है कब आए थे, कहाँ आए थे, कैसे आए थे, डचेस कहाँ आए थे, कैसे आए थे, किसकी लड़ाई किससे हुई, वगैरह वगैरह। तो ये आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियन से एक थीम निकालनी है और इससे एक क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी का। फिर उसके बाद एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन आप कैसे करोगे, इसका एक मैप ड्रॉ कर लो, है ना। इंडिया का एक छोटा सा अपन ने मैप बनाया, उसके बाद वहीं पे जो है वॉर्स एंड बैटल मेंशन कर दी। यहाँ पे बंगाल में किसके साथ कौन सी लड़ाई हुई, पंजाब में किसके साथ कौन सी हुई, आपकी मैसूर में कौन सी किसके साथ हुई, मराठा में कौन सी हुई। तो इस तरीके से आपको एक्सपेंशन का एक मैप बना लेना है, जिसमें आप सारी की सारी वॉर्स एंड बैटल्स आप लिख लोगे, आपका काम सॉर्टेड है, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है आपकी, वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री। जो आपकी मॉडर्न इंडिया है उसमें कुछ इकोनॉमिक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्या,
सबसे पहले आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ पता होनी चाहिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ होती क्या है, कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, किस तरीके से हुई, क्या क्या उसके इक्विपमेंट्स थे, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या थे। फिर आपका आता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो क्या होता है, इंडिगो क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है आपकी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, है ना। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की हम बात कर चुके हैं पीछे, है ना, कि कितने 3 टाइप के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थे, उसमें क्या प्रोविजंस थे, वगैरह वगैरह। फिर आपको करना है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसके टाइम पे हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। फिर आपको रेल एंड कम्युनिकेशन भी करना है कि किसके टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे जो है रेल को इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, कम्युनिकेशन को पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, पोस्टल सर्विसेज क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आपको करनी है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब इसको भी मतलब आपको मैप में डिवाइड कर लेना है। आप अपने मैप में जो है ऐसे डिवीज़न कर लोगे कि भाई नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ मूवमेंट हुई थी, वेस्ट में कहाँ कहाँ हुई थी, और आपके ईस्ट में कहाँ हुई थी, और साउथ में कहाँ हुई थी। वाईकॉम अगर आपसे कोई पूछ ले कि वाईकॉम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है वेस्ट में कौन से आपकी मूवमेंट हुई थी वो पता होनी चाहिए, बंगाल में कौन सी हुई थी वो पता होनी चाहिए, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे आपके, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजा राम मोहन रॉय कहाँ करते हैं बिलोंग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपके बी आर अम्बेडकर जो है वो कहाँ से हैं, फुले कहाँ से हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आइडिया इसका होना चाहिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। फिर आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम जो है वो है आपकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ये भी यूपीएससी पूछ चुका है कई बार, है ना, कि 1913 के एक्ट से लेके 1935 का जो मैकाले मिनट्स है, इस बार तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये, है ना, क्योंकि मोदी जी ने एक स्पीच दी थी कि हमको जो कॉलोनियल हेजिमनी है, जो आपका एजुकेशन में कॉलोनियल हेजिमनी है मैकाले की, उसको जो है रेडिकेट करना है। तो 1935 इसलिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर और भी आपकी ग्रांट इन एड किस में आया था, ठीक है, 1904 का एक्ट क्या है। इसी तरीके से आपको सक्सेसिवली पढ़ना है कि एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे। फिर आपको पढ़ने हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स और पीजेंट रिवोल्ट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं सिर्फ, है ना, संथल वाला पढ़ लो, है ना, मुंडा पढ़ लो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीजेंट रिवोल्ट पढ़ने हैं आपको, इंडिगो वाला पढ़ना है, ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो पीजेंट रिवोल्ट्स हुए थे वो पढ़ने हैं, ठीक है, बाकी छोड़ देना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो थीम है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाली। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या करना है, 1773 से लेके 1947 तक का एक चार्ट बना लो। 3 से 4 पेज में आपका एक चार्ट बन जाएगा, उसमें आपने लिखा सबसे पहले 1773, तो उसका कंपेरेटिव बना लिया ऐसे, है ना, 1773 यहाँ लिख लिया। उसके बाद आपने कर लिया 1784 में शायद आया था तब, फिर 1813, फिर यहाँ पे लिख लिया 1833। इस तरीके से आपने इनको कंपैरेटिवली बना लिया, और फिर यहाँ पे लिख लिया 1830, 1853 या 56 में आया था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। तो ऐसे करके आप बना लोगे सारा का सारा चार्ट, उसमें आपने लिख लिया प्रोविज़न, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। और आपका कंपैरेटिव बनाओगे ना तो आपको याद भी अच्छे से रहेगा और एग्जाम में रिकॉल भी हो पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम आपकी वो है गवर्नर जनरल की थीम। इसमें आपको इनके की वर्क्स याद रखने हैं ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी जो है रेल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। लिटन ने क्या किया, ठीक है, रिपन ने क्या किया, कर्जन ने क्या किया, लॉर्ड मेयो ने क्या किया, है ना। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है ना। यूपीएससी पूछ सकता है कि भाई ये गवर्नर जनरल जो है किस लिए पॉपुलर थे। तो इससे आपकी एक तो टाइमलाइन सेट हो जाएगी, उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स भी सेट हो जाएंगे इसी से। फिर आपको प्रिपेयर करनी है इंपॉर्टेंट पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी आपकी एसोसिएशन बनी थी, कांग्रेस जो है 1885 में फॉर्म हुई थी, उसके पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, उसके फाउंडर्स कौन थे उनका नाम एक बार देख लिया, उनका नाम लिख लिया, है ना। मद्रास महाजन सभा करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका एक बार फाउंडर देख लिए, उसके कौन से कब कहाँ फॉर्म हुई थी। तो जो मतलब प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो एक बार देख ली। और कांग्रेस के बाद बनने के बाद जैसे स्वराज पार्टी एक बनी थी, उसको फॉर्म किसने किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक पार्टी बनी थी, वो किसने बनाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये तो देखो सोल है, मॉडर्न इंडिया की जो सोल है वो है आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट। पर इंडियन नेशनल मूवमेंट ही अकेली थीम नहीं है, ये 10वीं थीम है ना। आपको ऐसा नहीं करना है कि सारी आपने अपनी एनर्जी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में ही लगा दी, बाकी सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, एंड इट इज़ नॉट द ओनली थीम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले आप थीम वाइज जाएंगे कि मॉडरेट्स ने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, फिर और गांधी जी ने क्या किया।
मॉडरेट्स की इम्पोर्टेंट ये है कि भाई ये तो फाउंडेशन इन्होंने रखा, ठीक है, लीडर्स कौन से थे वगैरह वगैरह वो सब करना है। एक्सट्रीमिस्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी मूवमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्वदेशी मूवमेंट। गांधीयन ईरा में क्या इंपॉर्टेंट है, 3 मूवमेंट आपकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद आपकी लास्ट इंपॉर्टेंट जो थीम है वो है आपकी, जो आपकी लास्ट इंपॉर्टेंट थीम है वो है आपकी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, है ना। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है कि भाई इंडिया के अंदर कौन सी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुई थी, ठीक है, आपके जो है सर भगत सिंह का क्या रोल था, ठीक है, और आपका आईएनए का क्या रोल था, एससी बोस का क्या रोल था, ठीक है, और गदर पार्टी क्या थी वगैरह वगैरह। आपको इंडिया के अंदर की मूवमेंट पता होनी चाहिए, और जो वेस्ट में जो मूवमेंट हो रही थी, जो इंडियंस बाहर से जो मूवमेंट चला रहे थे वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने जो भी की थीम्स थी मॉडर्न इंडिया की, जो 11 की थीम्स हैं, मिडिवल इंडिया की और एमैक की जो 11 की थीम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, पीवाईक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं सोर्सेज क्या होनी चाहिए हमारे, है ना, सोर्सेज क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपके पास लूसेंट है जनरल नॉलेज की, वो आपके लिए सफिशिएंट है एमैक के लिए, है ना। अगर आप एमैक में कुछ नहीं करना चाहते तो आप लूसेंट पढ़ लो, आपका काम वहाँ से सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको पढ़नी है स्पेक्ट्रम, इसको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट आपको थीम्स बताई गई हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है ना। उसके अलावा आपको जो है ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने पीवाईक्यू की जो एनालिसिस की है उसके बेसिस से वो सारी की सारी थीम्स में है निकाली है ना। उसके बाहर जो है क्वेश्चन मुश्किल है आए, 80% आपका पेपर जो है उन्हीं थीम्स के अराउंड आएगा, है ना, उन्हीं थीम से आपका कवर हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम वैसे तो 1000 मतलब 1000 पेजेस हैं शायद इसमें, अगर आप उन्हीं थीम के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको मुश्किल से शायद 500 या 600 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। 500-600 पेजेस जो है, इसके पेजेस की लेंथ भी थोड़ी छोटी है, तो आप पढ़ लोगे बहुत आराम से, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ये वाली एनसीईआरटी, है ना। अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो, इसमें जो भी डिफरेंट आपकी इमेजेस बनी हुई है ना वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते या फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है ना, एनसीईआरटी कौन सी, एनसीईआरटी दो, एक तो आपकी सतीश चंद्रा जो 11th क्लास की मिडिवल की एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, और आपकी आर एस शर्मा जो है वो है आपकी एंशंट इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी दोनों पढ़ सकते हो आप, एंशंट एंड मिडिवल के लिए, या फिर आप उसका सब्स्टिट्यूट दे सकते हो लूसेंट को। दोनों में से कोई एक पढ़ लेना, दोनों मत पढ़ना, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक सोर्स फॉलो कर लेना। और आप आर्ट एंड कल्चर के लिए ये एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि भाई इसमें दिया क्या हुआ है ना। अब जैसे एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात कर लेते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स इसमें मेंशन है, ठीक है, इसमें भी काफ़ी डिटेल में दे रखी है सारी की सारी साइट्स, है ना। अब जैसे गुप्ता पीरियड देख लेते हैं, गुप्ता पीरियड के बारे में डिटेल में दे रखा है ना, इसमें भी सारा सब कुछ मेंशन होगा, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे जो रूलर आया, जो आया था फाहियान, वो भी इसमें मेंशनड है, ठीक है। और जो है आपका कुरिंजी हिल्स वगैरह ये सब जो है आपकी जो संगम एज में, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो दे रखी हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो संगम लिटरेचर है वो दे रखी है यहाँ पे, है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके पोर्ट्स वगैरह है वो सब भी दे रखे हैं इसमें, ठीक है, चोला के पोर्ट कौन से थे, है, और आपका पांड्यंस के पोर्ट कौन से थे वो सब दे रखे हैं इसमें। जो मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा था, जो फाइन आर्ट्स की, उसमें डांसिंग गर्ल का जो क्वेश्चन 2025 में यूपीएससी ने पूछा है वो यहीं से उठा के पूछा है, ठीक है, एनसीईआरटी से उठाया है उसको। इसी तरीके से एक स्तूपा का क्वेश्चन आया था 2022 में, वो भी यूपीएससी ने एनसीईआरटी से उठा के पूछा था। और जो मैं मैप्स की बात कर रहा था मैं इसी की बात कर रहा था, इसी टाइप के जो मैप्स हैं उसका हमने कंपाइलेशन बनाया हुआ है, जिससे आपके साइट्स के क्वेश्चन जो है छूटेंगे नहीं, साइट्स के क्वेश्चन सारे आपके कवर हो जाएंगे इसी टाइप के मैप से, ठीक है। जो मौर्यन साइट्स है वो इस मैप में मैंशनड है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो है जो आपकी आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी है उसमें इमेजेस दे रखी है, इसी तरीके से इमेजेस को एक बार देख लेना है कि इमेजेस में क्या क्या मेंशन है। अजंता केव्स हैं, या फिर अजंता केव्स में पेंटिंग्स बनती थी वगैरह वगैरह। कैलाश माउंटेन जो है, रावणा शेकिंग वगैरह एलोरा में पाया जाता है, ये वगैरह वगैरह। तो आपको इसको ऐसे देख लेना है, ठीक है। बाकी आपको जो आपकी स्पेक्ट्रम है उसको अच्छे से पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर यही है आपका, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। यही आपका, बस इसी तरीके से आपको जो है आपकी स्पेक्ट्रम को पढ़ना है और आपकी एनसीईआरटी को पढ़ना है या फिर लूसेंट को पढ़ना है। यही आपकी स्ट्रेटजी है हिस्ट्री के लिए, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको और कुछ फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके हिस्ट्री के कम से कम जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, औरों से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, है ना।
जैसे 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इशू क्या है कि लोगों के जो सोर्सेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। लोगों ने अपने सोर्सेज इतने ज़्यादा बढ़ा रखे हैं हिस्ट्री के लिए कि वो उसको रिवाइज नहीं कर पाते, है ना। रिवीजन पे फोकस करना है हमको। हमने अगर लूसेंट पढ़ी है तो हमें ट्राई ये करना है कि लूसेंट कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन हो पाए उसका, है ना। अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, ओल्ड एनसीईआरटी, तो उसका भी 3 से 4 बार रिवीजन हो पाए, ये अपना गोल होना चाहिए, ठीक है। ये गोल नहीं होना चाहिए हमारा कि लूसेंट भी पढ़ ली मैंने, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, पर रिवीजन हुए मेरे 2, 1 या 2 रिवीजन हो रहे हैं, तो उससे आपका लॉस हो जाएगा। स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी है तो एक ही बार एक ही चीज़ पढ़ो, स्पेक्ट्रम, उसको बार बार पढ़ो, है ना। बार बार पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में रिटेन हो जाएंगी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, और उसकी क्रोनोलॉजी भी सेट हो जाएगी। तो यही हमारी स्ट्रेटजी है हिस्ट्री के लिए। बाकी आपको अगर कोई इशू लगे हिस्ट्री में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ हम इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, और आपको मैप की जो साइट्स वाली हमारी जो पीडीएफ है वो भी हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच।